मैं यासिर हनीफ और हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTCAT 2008 के फिजिक्स MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। हीलियम एटम जो है इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अगर एनर्जी के देने से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास हीलियम पर +1 चार्ज आ जाएगा, और अगर मजीद एनर्जी दें और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें तो फिर वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। लेकिन अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है कि अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव हीलियम आयन जो है वो बच जाए। क्वेश्चन नंबर 2, बीटा एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो इन जनरल तीन किस्म की रेडिएशंस जो है वो खारिज करती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। बीटा जो है वो टिपिकली इलेक्ट्रॉन का किसी न्यूक्लियस से बाहर आना है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन द न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लाजमी तौर पे ड्यूरिंग बीटा डिके इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है विद इन द न्यूक्लियस और देन जो है वो बाहर आता है। तो इन जनरल होता यह है कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक अदद न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। तो जी इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एन इलेक्ट्रॉन emitted by the nucleus as a result of the decay of neutron inside the nucleus। और इसे हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल भी देख सकते हैं कि थोरियम जो है उसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और इस नतीजे में हमारे पास जो है एक बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो रहा है। क्वेश्चन 3, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। और अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करेगी, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो क्रिएट होंगी अराउंड अ ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो जी पूछा यह गया है कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान चार्ज की सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करता है। तो जी अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग में बोथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द इमिटेड बाय अ हॉट मेटल फिलामेंट इन अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में इन जनरल हम एक मेटल की प्लेट को हीट अप करते हैं, और जब वो मेटल की प्लेट जो है वो हीट अप हो जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं कि जी हॉट फिलामेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड इज। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका रिलेशन है जी हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। l जो है वो हमारे पास पेंडुलम की लेंथ है और g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और मास ऑफ बॉब जो है वो यहां पर m है। लेकिन टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो जी हम कह सकते हैं कि मास के चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 6, द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू। जो न्यूटन रिंग का सेंटर है वो इन जनरल डार्क स्पॉट होता है। उसकी वजह क्या है कि लाइट की रे जो बिल्कुल सेंटर पे आके स्ट्राइक करती हैं वो यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ इंटरफेयर करती हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना आकर करता है। तो जी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल स्पॉट है वो ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो डार्क होगा। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 7, विच वन इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी।
बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जी हम एक्स एक्सिस के ऊपर मास नंबर को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और जो हैवीएस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी कम है मिडिल रेंज लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिहाज से। नियरली 60 मास नंबर के राउंड अबाउट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो मैक्सिमम है, जिसमें यहां पर हमारे पास जो है वो आयरन जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। तो जी हम ये कह सकते हैं कि जी डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है कि गिवन एलिमेंट्स में से जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है वो आयरन है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो सबसे ज्यादा है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो उतना स्टेबल होगा। क्वेश्चन 8, रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड इज 1000 ohms, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन दिस सर्किट। हमारे पास एक आरसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर की चार्जिंग जारी है, टाइम कांस्टेंट गिवन है हमारे पास 2 सेकंड। आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है रिस्पेक्टिव कैपेसिटर की। तो जी रिलेशन है हमारे पास आर सी इज इक्वल टू टी, आर की वैल्यू 1000 है, टी 2 सेकंड है, तो जी सी हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ फैरेड। अब अगर आप इसे माइक्रो में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 2000 माइक्रो फैरेड आएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहां पर हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 9, लेंजिस लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट। लेंजिस लॉ का जो ताल्लुक है वो इंड्यूस करंट के साथ है, क्योंकि हम लेंजिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से तयन की जाएगी कि वो अपोज करे उस कॉज को जिसने उसको जनरेट किया। तो जी अगर एक मैग्नेट जो है वो एक कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो जो उसमें करंट आई इंड्यूस होगा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगी कि वो उस मैग्नेट की मोशन को अपोज करे, यानी कि जो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो इस तरह से अलाइन है कि मैग्नेट की मोशन को अपोज किया जा रहा है। तो इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो जो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 10, in which of the following output is similar to NAND gate if A is 0 and input B is 1। NAND gate का ट्रुथ टेबल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और बाकी जो है नॉर गेट, XOR गेट और XNOR गेट के भी ट्रुथ टेबल दिखाए गए हैं। हमने इसमें से ये ऑब्जर्व करना है कि अगर A 0 है और B 1 है तो किसकी ऑप्शंस जो हैं वो NAND गेट के साथ मैच करती हैं। तो जी नैंड गेट के लिए अगर A0 और B0 है तो आउटपुट 1 होगी। ऐसी सिमिलर जो आउटपुट है वो हमारे पास जो है वो XOR गेट के लिए है कि अगर A0 और B1 है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 होगी। तो जी इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 11, फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which of the following series lies in the visible region of electromagnetic spectrum। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमारे पास मल्टीपल सीरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंगली, जिनमें हमारे पास पहली सीरीज जो है वो लाइमन सीरीज है जिसमें सारी ट्रांजिशंस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होती हैं। सेकंड बामर सीरीज है जिसमें ट्रांजिशंस जो है वो सेकंड ऑर्बिट के लिए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास और भी सीरीज हैं। अब जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, जबकि जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। इसके अलावा जितनी ऊपर वाली सीरीज हैं, जितनी ट्रांजिशंस थर्ड में और 4 में और 5 में अकर करती हैं, उनके लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम के लिए वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो हमसे पूछा जो गया है वो विजिबल रीजन के बारे में पूछा गया है, तो बामर सीरीज जो है इन जनरल वो विजिबल रीजन में लाई करती है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 12, डैश आर द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन जनरल उन पार्टिकल्स पर अमल करती है जो क्वार्क से मिलकर बने हैं, और हेड्रॉन्स जो हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसमें हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज हैं, बेरियंस और मेसॉन्स। बेरियंस में हमारे पास 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन है, और मेसॉन में हमारे पास क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। और टोटल क्वार्क्स जो है उनकी तादाद हमारे पास 6 है, और इसके अलावा 6 जो है वो इन रिस्पेक्टिव क्वार्क्स के एंटी पार्टिकल्स हैं। तो जी यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो एक बेरियन है और क्वार्क से मिलकर बना है, तो लाजमी तौर पर इस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अमल करेगी। जबकि जो बाकी 3 पार्टिकल्स हैं वो इन जनरल उनका ताल्लुक लेप्टॉन की फैमिली से है, जो कि टोटल तादाद में हमारे पास 6 हैं, और 6 जो हैं वो एंटी लेप्टॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 13, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड विद टाइम। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है जिसको हम पॉइंट ए से रिलीज करते हैं और वो मूव करता है अपवर्ड पॉइंट बी तक, देन वो पॉइंट बी से वापस आता है जी हमारे पास पॉइंट सी तक। इस मोशन में उसकी वेलोसिटी किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है ये देख लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंगली ए पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट बी की तरफ जाता है वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है लीनियरली, और फाइनली जब वो पॉइंट सी तक पहुंचता है तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, लीनियरली मजीद कम होती चली जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि इस मोशन में जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो लीनियरली आ रहा है, और वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो है वो पैराबोलिक पाथ बन रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। तो हमें सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बताना था, तो जी अगर इस तरह से एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है लीनियरली डिक्रीज होगी, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 14, the force required to bend the normally straight path of a particle into a circular path is called centripetal force। वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज करती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, और ये हर वक्त अमल करती है ताकि जो स्ट्रेट पाथ है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ का पाथ है, उसे चेंज किया जा सके सर्कुलर पाथ में। और इसकी हमारी डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जमीन की सूरज के गिर्द जो हरकत है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, जो कि इन जनरल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर नियरली सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। क्वेश्चन 15, a disk at rest without slipping rolls down a hill of height 3 into 9.8 meter. What is its speed in meter per second when it reaches at the bottom? सपोज करते हैं हमारे पास एक डिस्क है जो कि हाइट h पर वाक़या है, तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh होगी, अगर मास जो है वो m है और g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहां से अगर इस डिस्क को रोल किया जाए तो ये जब बॉटम पे पहुंचेगी देन इसकी स्पीड जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द टोटल एनर्जी एट बॉटम। तो बॉटम पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो है जी हमारे पास सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है उसकी वैल्यू डिस्क के लिए हाफ mr² है। तो फाइनली हम डिस्क की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकेंगे एट बॉटम पे, तो वो है जी हमारे पास √4gh डिवाइड बाय 3। g और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास 9.8 स्क्वायर इंटू 3 बन जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल मैनिपुलेशन के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो डिस्क की स्पीड है वो है जी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 16, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डैश। रेडियोज में जनरल एलसी सर्किट होता है और वो एक खास फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करता है जो कि इक्वल है 1/2 पाई स्क्वायर रूट एलसी के, और हम
स्पेसिफिकली रेडियो में जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और जब हम अपने रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो इन जनरल हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो की वो चेंज हो रही होती है, और उसके अकॉर्डिंगली एंटीना के जरिए पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन जो है उसका इंतखाब किया जाता है। और ये सारा अमल जो है ये इन जनरल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के जरिए अकर करता है कि जी जो फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो की है वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एंटीना जो है वो कैप्चर करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेडियो काम करता है। तो ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो जो है वो इन जनरल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 17, a standing wave pattern is formed when the length of string is an integral multiple of dash wavelength। स्ट्रेचिंग वेव जनरेट करने के लिए हम एक वायर जिसकी लेंथ एल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अगर फंडामेंटल मोड जनरेट करना है तो सेंटर से प्लग करेंगे, और अगर मल्टीपल मोड जनरेट करने हैं तो हम डिफरेंट पोजीशन से प्लग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं स्ट्रिंग को, तो उसमें स्ट्रेची वेव जनरेट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इन जनरल पूछा यह गया है कि स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है तो जो लेंथ है वो वेवलेंथ के साथ किस तरह से रिलेट करेगी। तो जी लेंथ जो है वो इन जनरल वेवलेंथ के साथ रिलेट करती है L इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाय 2, यानी कि लेंथ जो है वो हाफ वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल है। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, वो n इज इक्वल टू 1 के लिए होती है, और हम मल्टीपल हार्मोनिक्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं n की वेरिएशन से। n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स ट्रेवल द फास्टेस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसमिशन में हम इन जनरल इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए, उसकी खास वेवलेंथ को जो कि है इन जनरल 1.3 माइक्रोमीटर, और ये जो लाइट है ये बाकी लाइट के लिहाज से ज्यादा स्पीडली फ्लो करती है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन के अंदर। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है कि हम इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट को बाकी लाइट्स की निस्बत प्रेफर करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में। क्वेश्चन 19, the algebraic sum of potential changes in a closed circuit is zero is Kirchhoff rules। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में किरचॉफ के हमारे पास दो रूल हैं, एक फर्स्ट जो कि करंट रूल के तौर पे स्टडी हम करते हैं, और सेकंड है हमारे पास जी वोल्टेज रूल। तो पोटेंशियल चेंजेस अगर क्लोज सर्किट के अंदर जीरो हैं तो ये इन जनरल किरचॉफ सेकंड रूल है, इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 20, इन एलईडी when an electron combine with a dash during forward bias conduction a photon of visible light is emitted। in general LEDs के अंदर जब करंट फ्लो करता है और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो रिकंबाइन होते हैं होल्स के साथ तो एनर्जी का अखराज होता है विजिबल रीजन में, यानी कि लाइट मिट होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है कि जी इलेक्ट्रॉन जब होल्स के साथ रिकंबाइन होंगे तो फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट जो है वो मिट होते हैं एलईडीज में। क्वेश्चन 21, फॉर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस डैश एज द एनर्जी इंक्रीजेस। पेयर प्रोडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें लाइट फोटोन जो है पेयर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट करता है, जैसे कि यहां पर इंसिडेंट फोटोन जो है वो न्यूक्लियस की विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जनरेट कर रहा है, लेकिन इस पेयर प्रोडक्शन को अकर करने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर के केस में ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर एनर्जी की वैल्यू जो है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होती चली जाएगी तो ज्यादा चांस होंगे कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो अकर करे, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को जनरेट करने के लिए वो इन जनरल इन दोनों पार्टिकल्स के रेस्ट मास के इक्विवेलेंट एनर्जी होती है जो कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर एनर्जी इससे ज्यादा है तो बाकी एनर्जी जो है
वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी। तो जी अगर एनर्जी जो है वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से बढ़ती चली जाएगी तो प्रोबेबिलिटी जो है वो पेयर प्रोडक्शन की वो ज्यादा हो जाएगी। तो जी ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 22, द न्यूट्रॉन इज assumed टू बी मेड ऑफ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये बेरियॉन्स हैं और बेरियॉन के अंदर तीन तीन क्वार्क्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो इन जनरल मिलके बना है एक अप और दो डाउन क्वार्क से। ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 23, एंड डैश मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स को कहते हैं, जस्ट लाइक कैनन बॉल, कि जी एक दफा फायर करने के बाद उसे ना तो पावर सप्लाई की जाती है और ना ही जो है गाइड किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स। क्वेश्चन 24, two cylinders of equal mass are made from same material. The one with the larger diameter accelerates dash, the other under the action of the same torque. हमारे पास जी दो सिलेंडर्स हैं, दोनों के जो डायमीटर्स और रेडियस जो हैं वो डिफरेंट हैं और दोनों जो हैं वो सेम टॉर्क के अंडर जो हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमने ये बताना है किसका एक्सेलरेशन जो है वो कम है, किसका एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है। तो ये जनरल सेम टॉर्क अमल कर रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा जो है वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल होगा टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के लिए हमारे पास है जी एम आर स्क्वायर। तो जी जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो जो लार्जर डायमीटर वाला सिलेंडर है उसका एक्सेलरेशन जो है वो लाजमी तौर पे कम होगा। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन 25, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास है जी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी। टी हमारे पास टाइम पीरियड है। तो जी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ के साथ कुछ इस तरह से रिलेट कर रही है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√L के, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा गया होता तो ओमेगा जो है वो √L के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन 26, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शंस प्रोड्यूस। दो वेव्स जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है, वो बाहम मिलके बीट्स जनरेट करेंगी। और बीट्स इन जनरल जो है वो पीरियोडिक राइज एंड फॉल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड में और वेव में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स जो हैं वो इनिशियली जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वहां पे अगर उनकी इंटरफेरेंस अगर करे तो हमारे पास जो है वो नेट एम्पलीट्यूड 0 है और फ्रीक्वेंसी की इस वेरिएशन की वजह से दरमियान में एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर करती है, देन अगेन डिस्ट्रक्टिव, और ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल जो है इसे हम बीट्स कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 27, a single mode step index fiber has core of about dash micrometer diameter। तो जी जो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है उसके कोर का जो डायमीटर है वो इन जनरल 5 माइक्रोमीटर होता है। तो जी डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। जबकि जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसका जो हमारे पास डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर है। जबकि जो कोर का डायमीटर है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए वो हमारे पास 52,000 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड के लिए 5 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर होता है जी कोर का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 28, a 5 ohm resistor is indicated by a single color band around its body। कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस में हमारे पास इन जनरल 4 बैंड्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही बैंड है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को तो वो इन जनरल हम कलर कोडिंग जो है कार्बन की उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि 5 ओहम रेजिस्टेंस जो है उसके लिए पूछा गया है तो जी 5 ओहम जो है वो लाजमी तौर पे
ग्रीन कलर को कोरिस्पॉन्ड कर रहा होगा, और ये हमारे पास जो है वो कलर कोडिंग है कंप्लीट कार्बन रेजिस्टेंसेस के लिए, जिसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स भी दी गई है। बिग बर्ड रैन ओवर योर गार्डन बिकॉज वायलेट्स ग्रू वाइल्डली। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। 5 ओहम जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा ग्रीन कलर को, क्योंकि ग्रीन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। क्वेश्चन 29, प्रैक्टिकली डैश करंट फ्लोज इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इन जनरल रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू में करंट जो है वो फ्लो करता है, जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू माइक्रो एम्पेयर्स में होती है। और ये स्मॉल करंट इन जनरल वाइडर डिप्लेशन रीजन की वजह से है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे कि रेक्टिफिकेशन के केस में अगर आप डायोड को एज अ रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो जी ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 30, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डैश लाइट। फोटो सेल में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हैं और मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप कैथोड की मेटल जो है वो चेंज करते चले जाएंगे तो खास किस्म की लाइट ही जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का सबब बनेगी। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर के केस में हम इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर कैथोड जो है वो सोडियम या पोटाशियम का हो तो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसके अलावा सर्टेन ऐसी मेटल्स भी हैं जिनके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाया जा सकता है। कोबाल्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, कोबाल्ट इन जनरल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लीवर में स्टोर होता है और ये हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए एक अहम इंग्रेडिएंट भी है। क्वेश्चन 32, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज कम होता है। तो अगर आउटपुट पे वोल्टेज कम होता है तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर जो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें वोल्टेज और करंट जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए इनवर्सली रिलेट करते हैं, तो अगर आउटपुट पे वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है वो लाजमी तौर पे ज्यादा होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट जो है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन 33, फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और न्यूटन को हम ऐसे यूनिट्स में लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ये जी 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन 34, 100 joules work has been done by an agency in 10 seconds. What is power of agency? हम सपोज कर लेते हैं 100 जूल वर्क के साथ एक बॉक्स को जो है वो 10 सेकंड के अंदर लिफ्ट किया गया है। तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर इक्वल है जी W डिवाइड बाई टी। W हमारे पास 100 है, 100 बाई 10, तो हमारे पास पावर जो आएगी जी वो है जी 10 वाट। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 35, the acceleration is proportional to the displacement and is directed toward mean position in dash motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट करती है, जिससे हमारे पास रिलेशन आता है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। जैसे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 36, in gases the speed of sound is inversely proportional to dash of the density when other factors are same. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन जनरल इक्वल है हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइड बाय रो, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेलोसिटी और डेंसिटी का स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जी ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। जिस गैस
की डेंसिटी जो है वो कम होगी, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए और बाकी गैसेस के लिए आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है, इसलिए उसमें स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 37, अ वॉच मेकर यूजेस टू रिपेयर दी वॉचेस। वॉच मेकर्स इन जनरल जो हैं वो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वॉचेस में जो स्मॉल पिन्स और व्हील्स हैं उनको आसानी के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज होता है। क्वेश्चन 38, अ 2 मीटर लॉन्ग पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, व्हाट इज इट्स हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो जी अगर आपके पास पाइप जो है वो दोनों साइड से ओपन है, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इन जनरल हमारे पास आएगी F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2L, क्योंकि बोथ साइड्स के ऊपर जो है वो एंटी नोड बनेंगे और टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगी। तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए V जो है, जो कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि हम रूम टेम्परेचर पे 340 कंसीडर कर लेते हैं, और लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 85 हर्ट्ज। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 39, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ohm at 100 degree centigrade. What is its temperature coefficient in per Kelvin? तो जी एक पीस ऑफ वायर है जिसके लिए अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाती है, और आपने उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस है। RT 200 है, R0 हमारे पास जो है वो 100 है, और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास केल्विन में 273 होगा। तो जी हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशंस अल्फा की वैल्यू आ जाती है जी 1/273। तो जी डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 40, the net magnetic field created by the electrons within an atom is due to the field created by their dash motion। इन जनरल इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये उसकी दो किस्म की मोशंस की वजह से हैं। एक उसकी ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, और सेकंड जो है वो उसकी स्पिन मोशन है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का सबब बनती है। तो जी इन जनरल सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस हैं ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जनरेट करने का सबब बनती हैं, और देन ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये फर्दर आगे एटम तक ट्रांसफर होती हैं। क्वेश्चन 41, एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीज। इन जनरल आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू करते हैं तो स्टार्ट में जब टेम्परेचर कम होता है तो जो रेडिएशंस खारिज होती हैं वो इन जनरल लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं तो हायर टेम्परेचर पे जाके शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो खारिज होना शुरू हो जाती हैं। और यही चीज हमारे पास जो है वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर भी है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम है वो टेम्परेचर के साथ हमेशा इनवर्सली रिलेट करता है। तो जी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शॉर्ट वेवलेंथ जो हैं एमिट आउट होंगी। क्वेश्चन 42, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड एट एनर्जीज। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरल लाइट जो है वो जब किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं। पूछा यह गया है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस रेंज की एनर्जीज के लिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन से भी मुमकिन है, विजिबल से भी मुमकिन है, अल्ट्रावायलेट लाइट से भी मुमकिन है, जबकि इससे जो हायर एनर्जीज हैं एक्सरेज और गैमा रेज वो कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना को शो करती हैं।
तो जी हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक का फिनोमेना है वो इन जनरल अकर करता है इंटरमीडिएट एनर्जी वाली रेडिएशन से। तो जी हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 43, विच डिवाइस इज द मोस्ट एफिशिएंट? न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 39% है। जो स्टोरेज बैटरीज हैं इनकी एफिशिएंसी 72% है। सोलर सेल जो है उनकी एफिशिएंसी जो है वो 12 to 16% है। जबकि जो ड्राई बैटरी सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो 90% है। तो जी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ड्राई बैटरी सेल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हैं इन 4 डिवाइसेस में से। क्वेश्चन 44, द यूनिट्स ऑफ ई इन ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर आर। ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर में हमारे पास ई जो है वो एनर्जी है, एम जो है वो मैस है और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं ई के तो वो इन जनरल जूल है, और जूल को हम बेस यूनिट्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैस के लिए किलोग्राम और स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे तो वो जी हमारे पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 45, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स डैश एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स एनर्जी। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है। जब भी किसी बॉडी पे काम किया जाएगा तो वो काम उस बॉडी की एनर्जी में तब्दीली का बायस बनेगा। तो जी इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टोटल एनर्जी में चेंज हो रहा है या पोटेंशियल और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तमाम पॉसिबल है। क्वेश्चन 46, अ पाइप varies uniformly in diameter from 2 meter to 4 meter. An incompressible fluid enters the pipe with velocity 16 meter per second. What is velocity of fluid when it leaves the pipe? हमारे पास एक irregular shape का पाइप है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया। यहाँ पे जो इसका एरिया है वो कम है और डायमीटर जो है वो नियरली 2 मीटर है, और इस पॉइंट पर जो एरिया है वो ज्यादा है, यानी कि डायमीटर जो है वो ज्यादा है। लोअर साइड पर जो वेलोसिटी है वो गिवन है जो कि 16 मीटर पर सेकंड है। हमने इस अपर साइड पर जो वेलोसिटी v2 है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जी हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। a1 v1 इक्वल है a2 v2 के। हमें v2 चाहिए तो v2 किसके इक्वल होगा, a1 इंटू v1 डिवाइड बाई a2। अब एरिया जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, और अगर आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखें तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। a1 और a2 की वैल्यू लगा देते हैं तो पाई बाय 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो है जी d1 स्क्वायर इंटू v1 डिवाइड बाय t2 स्क्वायर। अब d1 हमारे पास जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। v1 जो है वो 16 है और d2 जो है वो 4 है, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 16 से कट जाएगा तो जी हमारे पास अपर साइड पे जो स्पीड है वो 4 आएगी, यानी कि जी डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। v2 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन 47, ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी सेट अप इन जनरल हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों जो वेव्स हैं ये सॉलिड्स में जनरेट की जा सकती हैं, जबकि फ्लूइड्स में ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाती हैं। तो जी ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो हम फ्लूइड्स में जनरेट नहीं कर सकते। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 48, द रेशियो ऑफ डैश इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास इक्वल होती है स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और q डिवाइड बाय p। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज जो है वो इन जनरल मैग्निफिकेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है।
जबकि बीटा डिवाइड बाय अल्फा जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी? जर्मेनियम, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम। इनमें जो जर्मेनियम है वो एक सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स के लिहाज से ज्यादा होती है। बाकी तीनों कंडक्टर्स हैं, तो लाजमी तौर पे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी जो है वो जर्मेनियम की होगी। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 50, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डोपिंग सिलिकॉन क्रिस्टल विद। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को डॉप करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में। तो जी इनमें से जो आर्सेनिक है वो इन जनरल फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करती है, और अगर आप प्योर सिलिकॉन में आर्सेनिक को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, जिसमें एक पांचवा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा कंडक्शन के लिए। जबकि ए और बी ऑप्शंस में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक थर्ड ग्रुप से है, इंडियम और एल्यूमिनियम, जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 51, objects cannot be accelerated to the speed of light in free space is consequence of। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पीड की वजह से मास में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, और अगर स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा, और अगर मास इन्फिनिट हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगी वो भी इन्फिनिट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी होगी वो भी इन्फिनिट को कोरिस्पॉन्ड करेगी। तो जी मास वेरिएशन, इनर्शिया और जो मास एनर्जी रिलेशन है वो इस बात की गारंटी करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करवा सकते, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 52, अ सर्टेन रेडियोएक्टिव mass decays from 64 gram to 2 gram in 20 days. What is its half life? हाफ लाइफ के लिए इन जनरल हम दो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2n और t इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। n नॉट जो है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स को कोरिस्पॉन्ड करता है, यहां पे 64 जो है वो n नॉट है, n जो है वो हमारे पास 2 है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो इस तरह से सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो जी 64 से 2 ग्राम तक जाने में 5 हाफ लाइफ्स दरकार हैं, और अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उसे टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जी हमारे पास होगी जी 4। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो हाफ लाइफ है वो 4 डेज है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 53, if inductance is denoted by L and resistance by R, which of the following is true for a choke? choke in general जो है वो एक सोलिनॉइड टाइप कॉइल है जिसमें से करंट I जो है वो पास हो रहा होता है, और इसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। और एक आइडियल चोक जो है वो ऐसी होती है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो नियरली 0 हो, क्योंकि अगर 0 होगी तो पावर डेसिपेशन होगी, और प्योर इंडक्टर के केस में पावर डेसिपेशन जो है वो 0 होती है। तो जी यहां पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आर बहुत स्मॉल होना चाहिए और एल बहुत लार्ज होना चाहिए एक आइडियल इंडक्टर और चोक के लिए। क्वेश्चन 54, अ फोर्स 2I plus j has moved its point of application from 2,3 to 6,5. What is work done? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स F अमल कर रही है,
और हम इस ऑब्जेक्ट को 0.23 से डिस्प्लेस करके 6.5 तक ले जाते हैं। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स इनटू आई प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स इनटू जे। देन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 4i प्लस 2j। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्वल है एफ डॉट डी के। तो जी हमारे पास आंसर आएगा 10 जूल। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 55, the escape velocity corresponds to energy gained by body which carries it to an infinite distance from the surface of earth। escape velocity में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन की सरफेस से इतनी एनर्जी लेकर जाएगा कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चला जाए, और ये एनर्जी जो है वो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। यहां से हम एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 56, the drag force decrease as the speed of the object moving through fluid। ड्रैग फोर्स और स्पीड जो है वो रिलेट करते हैं बाय स्टोक्स लॉ। फोर्स और स्पीड जो है ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर स्पीड बढ़ रही है फोर्स बढ़ेगी, अगर स्पीड कम हो रही है तो फोर्स कम होगी। तो अगर ड्रैग फोर्स कम हो रही है तो स्पीड लाजमी तौर पे कम हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 57, लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ। लाइट ईयर इन जनरल डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है। लाइट ईयर इन जनरल इज अ डिस्टेंस। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, और ये नियरली 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन 58, a yellow light of wavelength 500 nanometer emitted by a single source passes through two narrow slits 1 millimeter apart. How far apart are two adjacent bright fringes when interference is observed on a screen 10 meter away? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट जो है जब वो स्लिट से पास करती है हमारे पास स्क्रीन पे, जो कि एल फासले पे रखी गई है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। उसमें जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो हमारे पास डेल्टा वाई है, जो कि इक्वल है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाई डी के। डी यहां पर जो है वो स्लिट सेपरेशन है, वैल्यूज लगा देंगे। लैम्डा जो है वो 500 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9, एल जो है वो 10 है, और डी जो है वो 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 आ जाएगा। स्मॉल मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है जी डेल्टा वाई जो है, जो फ्रिंज स्पेसिंग है, यानी कि दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि 5 मिलीमीटर। तो जी ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 59, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट आई इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इज। ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, जो कि हमारे पास करंट के अकॉर्डिंगली जो हीट जनरेट होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि जी पावर हमारे पास इक्वल होती है वी आई के, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, और एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है पावर इनटू टाइम के। तो यहां से हमारे पास एनर्जी जो करंट के पैसेज से खारिज होगी वो है आई स्क्वायर आर टी, और यही जनरल वो करस्पॉन्डिंग हीट है जो करंट की वजह से किसी वायर से जनरेट होती है, जिस वायर की रेजिस्टेंस आर हो और करंट उसमें टाइम टी के लिए पास कर रहा हो। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, और यही वो हीट है जिसे हम मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीटर्स में, इलेक्ट्रिक आयरन में और इलेक्ट्रिक केटल्स में। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल। स्ट्रेन एनर्जी कर्व में
हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स को कोरिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि स्टार्ट से यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ तक हुक्सला होल्ड करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इलास्टिक लिमिट में है, जबकि इससे बियॉन्ड कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिसिटी के फिनोमेना को शो करते हैं अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। हमारे पास दो किस्म के मटेरियल्स हैं, एक को हम ब्रिटल कहते हैं, दूसरे को हम डक्टाइल कहते हैं। ब्रिटल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फौरन से फ्रैक्चर हो जाते हैं जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं, जबकि ऐसे मटेरियल्स जिनको आप डिफॉर्म कर सकते हैं और उनकी शेप जो है उसे तब्दील किया जा सकता है एक खास स्ट्रेस के बियॉन्ड जाके भी, ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो लेयर्ड में होती है, यानी कि जब फोर्स अप्लाई होती है, जब स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, इनमें जो लेयर्स हैं वो स्लाइड करना शुरू कर देती हैं, और ये इन जनरल ज्यादातर मेटल्स हैं। अब यहां पे जो कॉपर है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है, जबकि ग्लास एक ब्रिटल सब्सटेंस है। कास्ट आयरन और हाई कार्बन जो स्टील है, इसमें कार्बन की वजह से और इंप्योरिटीज की वजह से ब्रिटल बिहेवियर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। ये थे जी 2008 के फिजिक्स एमसीक्यूज जो एमडी कैट में आए। मैं बहुत जल्द ईयर वाइज एमडी कैट में आने वाले जो फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और अब के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।